बहुत पुरानी बात है। हिमाचल की वादियों में नीलगिरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां रामू नाम का एक सीधा साधा कुम्हार रहता था। रामू के पास संपत्ति के नाम पर केवल एक पुरानी चाक और दो बूढ़े बैल थे, जिनमें से एक थोड़ा अंधा था और दूसरा लंगड़ा। रामू अपनी इकलौती बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी जितनी सुंदर थी, उतनी ही चतुर और हाजिर जवाब थी। एक सुबह रामू ने अपने बूढ़े बैलों पर मिट्टी के घड़े लादे और गौरी से कहा, बेटी, आज मैं शहर जा रहा हूं। अगर घड़े अच्छे दाम पर बिक गए तो तुम्हारे लिए मेले से एक रेशमी दुपट्टा लाऊंगा। गौरी ने मुस्कुराते हुए पिता के पैर छुए और कहा, बापू, दुपट्टे की चिंता मत करना। बस शहर के चालाक लोगों से बचकर रहना। वहां लोग बातों के जाल बिछाकर गरीबों को ठग लेते हैं। रामू हंसा और बैलों को हाँकते हुए निकल पड़ा। शहर के बाजार में पहुंचकर रामू घड़े बेचने लगा। तभी वहां के सबसे धनी और कुटिल जमींदार रायचंद की नजर रामू पर पड़ी। रायचंद को अपनी चतुराई पर बड़ा घमंड था और वो अक्सर भोले भाले ग्रामीणों को ठगता था। उसने सोचा, ये कुम्हार तो निहायत ही सीधा लग रहा है, इसे आज अच्छे से ठगूंगा। रायचंद रामू के पास गया और पूछा, ए कुम्हार, ये सारे घड़े किस भाव दोगे? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, सब मिलाकर 5 चांदी के सिक्के। रायचंद ने मुस्कुराते हुए एक चाल चली और कहा, ठीक है, सौदा मंजूर है, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये घड़े जैसे हैं और जिस हाल में हैं उसी हाल में मेरे गोदाम तक पहुंचाओगे। क्या मंजूर है? रामू ने बिना सोचे समझे कह दिया, जी हुजूर, मंजूर है। जब रामू घड़े लेकर रायचंद के गोदाम पहुंचा और उन्हें उतारने लगा तो रायचंद गरजकर बोला, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम घड़े जिस हाल में हैं वैसे ही बेचोगे। अब ये घड़े इन बैलों की पीठ पर हैं, तो इसका मतलब है कि ये बैल भी अब मेरे हुए। बैल घड़ों से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि सौदा पूरे हाल का हुआ था। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाया, हुजूर, ये बैल तो मेरी रोजी रोटी हैं, मैंने तो सिर्फ घड़े बेचे थे। लेकिन रायचंद ने गांव के सरपंच को बुला लिया, जो उसका करीबी दोस्त था। सरपंच ने भी रायचंद का पक्ष लेते हुए फैसला सुनाया कि शर्त के मुताबिक बैल अब जमींदार के हुए। रामू रोता हुआ खाली हाथ घर लौटा। जब उसने गौरी को पूरी आपबीती सुनाई तो गौरी की आंखों में चमक आ गई। उसने पिता के आंसू पोंछे और कहा, बापू, आप धीरज रखें, कल मैं शहर जाऊंगी और देखूंगी कि वो जमींदार कितना बड़ा खिलाड़ी है। अगले दिन गौरी ने अपने घर के पुराने गधे पर सूखी घास के गट्ठर लादे और शहर पहुंच गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, सूखी घास ले लो, सबसे सस्ती घास। रायचंद, जो फिर से किसी नए शिकार की तलाश में था, गौरी के पास पहुंचा। उसने सोचा, कल बाप को ठगा था, आज बेटी की बारी है। रायचंद ने पूछा, लड़की, ये घास किस भाव दोगी? गौरी ने कहा, 8 चांदी के सिक्के हुजूर। रायचंद ने अपनी वही पुरानी शर्त दोहराई, ठीक है, लेकिन घास जिस हाल में है वैसी ही बेचनी होगी। गौरी ने मासूमियत से कहा, मंजूर है हुजूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप मुझे सिक्के भी उसी हाल में देंगे जिसमें वे अभी हैं। रायचंद ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, ये सोचकर कि सिक्के तो जेब में ही हैं, क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही वे गोदाम पहुंचे, रायचंद ने कहा, अब गधा यहीं छोड़ दो, क्योंकि घास गधे की पीठ पर है। गौरी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल हुजूर, लेकिन आपने वादा किया था कि आप मुझे पैसे भी उसी हाल में देंगे जिसमें वे अभी हैं। इस वक्त सिक्के आपकी मुट्ठी के अंदर हैं, इसलिए शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ आपकी वो मुट्ठी और आपका हाथ भी चाहिए। रायचंद सन्न रह गया। गौरी चिल्लाने लगी, न्याय करो, जमींदार मेरा हक मार रहा है। भीड़ जमा हो गई। गौरी ने सबको बताया कि कैसे रायचंद ने शर्त मानी थी। अब रायचंद बुरी तरह फंस गया था। उसने हार मानकर गौरी को उसके बैल वापस किए, गधा लौटाया और माफी मांगी। लेकिन गौरी यहीं नहीं रुकी। रायचंद का अपमान पूरे शहर में हो गया था। उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए गौरी को एक और चुनौती दी। उसने कहा, लड़की, हम एक किस्सा सुनाने की शर्त लगाते हैं। हम दोनों एक एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो पूरी तरह असंभव और अविश्वसनीय हो। जिसका किस्सा ज्यादा बड़ा और झूठ लगेगा वो जीत जाएगा। हारने वाले को 1000 सोने की मोहरें देनी होंगी, लेकिन शर्त यह है कि कोई किसी को झूठा नहीं कहेगा। गौरी तैयार हो गई। पहले रायचंद ने अपना किस्सा शुरू किया। एक बार मैंने अपने बगीचे में एक बैंगन का बीज बोया। देखते ही देखते वो बैंगन का पौधा इतना बड़ा हो गया कि वो बादलों को छूने लगा। मैंने उस पर चढ़ना शुरू किया और चांद पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि चांद के लोग सोने के बने हुए हैं। जब मैं वापस उतरा तो मैंने देखा कि मेरे बगीचे की एक गाय उस बैंगन के पेड़ पर चढ़कर आसमान में घास चर रही थी। रायचंद ने गौरी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? गौरी ने बड़ी चालाकी से कहा, बिल्कुल नहीं हुजूर, आप जैसे महान जमींदार के बगीचे में तो चांद तक जाने वाले पेड़ उगना आम बात है। आपका किस्सा बिल्कुल सच है। रायचंद चिढ़ गया,
क्योंकि अगर गौरी उसे झूठा कहती तो वो शर्त जीत जाता। अब गौरी की बारी थी। उसने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। हुजूर, बहुत साल पहले मेरे दादाजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनके पास 500 ऊँटों का एक काफिला था। एक बार वे आपके गांव से गुजर रहे थे, तब आपके परदादा बहुत गरीब थे और उनके पास खाने को दाना नहीं था। मेरे दादाजी ने दया खाकर आपके परदादा को 5,000 सोने की मोहरें उधार दी थीं, ताकि वे अपनी ज़मीन बचा सकें। लेकिन आपके परदादा ने वो कर्ज कभी नहीं चुकाया। कल रात मेरे सपने में मेरे दादाजी आए और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मैं रायचंद से वो पुराना कर्ज वसूल करूं। रायचंद पसीने पसीने हो गया। वो दो धारी तलवार पर खड़ा था। एक, अगर वो कहता है कि गौरी झूठ बोल रही है तो वो शर्त हार जाएगा और उसे 1,000 मोहरें देनी होंगी। 2, अगर वो कहता है कि गौरी सच बोल रही है तो उसे अपने परदादा का कर्ज यानी 5,000 मोहरें चुकानी पड़ेंगी। रायचंद पूरी सभा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी हार स्वीकार की और गौरी को 1,000 सोने की मोहरें देकर अपना पीछा छुड़ाया। गौरी ने वो मोहरें लेकर अपने पिता के पास गांव लौटी। रामू अपनी बेटी की बुद्धिमानी देखकर गदगद हो गया। उसने उन पैसों से गांव में गरीबों के लिए एक पाठशाला और अस्पताल बनवाया। रायचंद ने उस दिन के बाद से कभी किसी को नहीं ठगा। सीख, शक्ति से बड़ी बुद्धि होती है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और चतुराई के सामने बड़े से बड़ा अहंकारी भी घुटने टेक देता है।